पे ये ग्राफ है O2 डिसोसिएशन कर्व का, ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने कहा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 इज 40, ये 40 दिस वन 40 है PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mm ऑफ Hg। और जब PO2 40 है तो हीमोग्लोबिन इज अबाउट 75% सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, 75% सैचुरेटेड है, ये नॉर्मल कंडीशन। इसलिए अगर O2 डिसोसिएशन कर्व जो रेट से बनाया है तो ये ऐसा जाएगा, सिग्मोइड ऐसा जाएगा, सिग्मोइड जाएगा। अब एक टर्म बताया था P50 इज द पार्शियल प्रेशर, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो P50 is the partial pressure of oxygen at which hemoglobin is 50% saturated with oxygen। यानी ये एक पार्शियल प्रेशर है जिसपे हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड हो, 50%। तो इस ग्राफ में अगर देखिएगा P50 तो 50% सैचुरेशन यहाँ पे है, तो इसका P50 का वैल्यू हो गया 25, ये 20 और 30 के बीच है 25। अब दो कंडीशन आता है, एक तो O2 डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट कीजिए राइट की ओर या दूसरा लेफ्ट की ओर। तो अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये राइट होगा और इधर शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट होगा। क्वेश्चन इसी से सब आएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा ही। अब देखिए O2 डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं राइट की ओर, ये जा रहा है, ये देखिए राइट की ओर ले जा रहा है, ये राइट की ओर भाग रहा है ये कर्व। तो अब देखिए P50 का वैल्यू, ये P50 का ओरिजिनल वैल्यू था 25, लेकिन अब अगर राइट की ओर ले जाइएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 30, दिस इज द 30। तो when the PO2, when the O2 dissociation curve is shifting to the right, जब ये राइट की ओर आ रहा है ये डिसोसिएशन कर्व, तो वैल्यू ऑफ P50 इज इंक्रीजिंग। पहले था 25, अब जब इधर आया है तो देखिए यहाँ से 50% सैचुरेशन यहाँ है और यहाँ से आया 30, तो P50 का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, वैल्यू ऑफ P50 इज इंक्रीजिंग। तो पहले 25 पार्शियल प्रेशर था तो 75% सैचुरेशन था, अब 75% सैचुरेशन के लिए पार्शियल प्रेशर हो गया 30, यानी सैचुरेशन घट रहा है। अब जितना सैचुरेशन 25 पे था उतना ही सैचुरेशन अब 30 पे है, यानी पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है और सैचुरेशन वही है। इसका मतलब है परसेंटेज सैचुरेशन इज डिक्रीजिंग, सैचुरेशन ऑक्सीजन का सैचुरेशन घट रहा है। तो घट रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ के बाहर जा रहा है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। अब बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो यूटिलाइज होगा सेल्स के द्वारा, तो मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीजिंग। अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ हार्ट बीट भी बढ़ेगा, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, पर्सन विल बिकम मोर एक्टिव, पर्सन ज्यादा एक्टिव होगा। तो फिर से देखिए, when the O2 dissociation curve is shifting to the right, the value of P50 is increasing। पहले 25 था, 30 हो गया। इसका मतलब है कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज डिक्रीजिंग, घट रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीजन डिसोसिएशन इज इंक्रीजिंग, तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है सेल्स के द्वारा, तो मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजिंग, ब्रीथिंग रेट इंक्रीजिंग, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजिंग। अब चाहिए तो आगे भी बात कर सकते हैं, जैसे अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ेगा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन भी बढ़ेगा, आरबीसी का नंबर भी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज भी बढ़ेगा, ये सब बढ़ता जाएगा। यानी जब हम लोग ज्यादा एक्टिव होंगे, ज्यादा एक्टिविटी करेंगे
तो हम लोग का O2 डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट करता है राइट। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जो यूटिलाइज होगा सेल्स के द्वारा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट सब बढ़ गया, पर्सन एक्टिव। अब दूसरा कंडीशन, व्हेन द O2 डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टिंग टू द लेफ्ट। अब इस बार इसको हम लोग ले आए लेफ्ट की ओर, ये ऐसे आ गया, लेफ्ट की ओर जा रहा है, दिस इज द लेफ्ट, ये लेफ्ट की ओर आ रहा है। तो अब आप देखिए, अपने ग्राफ से भी, कॉपी से भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो नॉर्मल P50 का वैल्यू था 25, लेकिन अगर ये लेफ्ट की ओर आ गया है तो P50 यही है। अब देखिए P50 का वैल्यू हो गया 10-12 हो गया, तो पहले से P50 का वैल्यू क्या हो गया, घटा। वैल्यू ऑफ P50 इज डिक्रीजिंग, P50 का वैल्यू घटा है। When the O2 dissociation curve is shifting to the left, the value of P50 is decreasing, O2 dissociation is decreasing। अब ऑक्सीजन छोड़ के नहीं जा रहा हीमोग्लोबिन को, इसलिए जितना 50% सैचुरेशन था 25 पे, अब उतना ही सैचुरेशन हो गया 10 पे, यानी डिसोसिएशन कम हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है, रेट ऑफ हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट सब नॉर्मल हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है, यानी पर्सन इज इन रेस्ट। तो फिर से एक बार देखिए, ये नॉर्मल ग्राफ है O2 डिसोसिएशन कर्व का। इस नॉर्मल ग्राफ में हम लोगों ने डाटा डिस्कस किया कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 होगा तो सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का 75 होगा, यानी 75% सैचुरेशन विथ ऑक्सीजन, ये ग्राफ है। अब दो कंडीशन, इस O2 डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट किया राइट की ओर, तो P50 का वैल्यू यहाँ बढ़ गया, पहले P50 था 25, अब हो गया 30, ये हो गया 30। देखिए 50% सैचुरेशन है 30, तो यानी O2 डिसोसिएशन बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, एनर्जी ज्यादा मिल रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्लाइट इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, स्लाइट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, ब्लड वॉल्यूम, यानी पर्सन इज बिकमिंग एक्टिव। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि O2 डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट, तो कुछ भी आप बता सकते, मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, या ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, if the rate of heartbeat is increasing, if the rate of heartbeat is increasing, then option में रहे कि O2 dissociation curves is shifting to the left, shifting to the right, both right and left, तो आंसर हो जाएगा shifting to the right। यानी जब हम लोग फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं तो O2 डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट करता है राइट की, और ठीक इसका उल्टा, यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट की ओर है, लेफ्ट में आ रहा है इस ओर, तो P50 का वैल्यू घट रहा है, ये 10 हो गया, यानी घट रहा है, ये छोड़ नहीं जा रहा है, ये अटैच हुआ है, तो O2 डिसोसिएशन घट रहा है, तो ऑक्सीजन कम मिल रहा है सेल्स को, मेटाबॉलिक रेट कम है यानी नॉर्मल है, रेट ऑफ हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट सब कम है, यानी पर्सन इज इन रेस्ट। जब हम लोग रेस्ट में होते हैं O2 डिसोसिएशन कर्व किधर होता है, राइट की ओर। जब बहुत ज्यादा वर्क करते हैं फिजिकली या फिजियोलॉजिकली तो होता है लेफ्ट। नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों का ये न राइट न लेफ्ट, ये यहाँ पे ये नॉर्मल। यही से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन बना कर देखिए, समझ में आए। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में 97% ऑक्सीजन is transported through the blood in association with hemoglobin in the form of the compound oxyhemoglobin, strong acidic compound, और 3% ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है डायरेक्टली थ्रू द प्लाज्मा, ये डिफ्यूज करके पास करता है प्लाज्मा से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 occurs in 3 ways। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके से होता है ब्लड के द्वारा। फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड H2O plus CO2,
H2CO3 carbonic acid. So CO2 dissolves in the water of the plasma to form carbonic acid. About 7% of the total amount of CO2 is transported in the form of carbonic acid. लगभग 7% CO2 प्लाज्मा के थ्रू डिफ्यूज करता है in the form of carbonic acid. About 23% of the total amount of CO2 combines with the globine part of hemoglobin to form carbamino compound. जैसे ये जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है, हीम और ग्लोबिन. तो ग्लोबिन से अटैच हो जाता है CO2 तो बन जाता है कार्बामिनो कंपाउंड और इसी अवस्था में 23% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है. अब रह गया 70%. तो अबाउट 70% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ CO2 is transported in association with the sodium and potassium in the form of the bicarbonates. यानी सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में 70% CO2 ब्लड से पास करता है, 23% जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो कंपाउंड, 7% जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड. अब इसी बाइकार्बोनेट से यानी सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में से कैसे जाता है, इससे रिलेटेड एक फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर शिफ्ट. तो क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर शिफ्ट हम लोग अभी समझ लेंगे, बहुत आसान है. देखिए ये आरबीसी है, इट इज द आरबीसी. ये आरबीसी हो गया और ये है प्लाज्मा, दिस इज द प्लाज्मा. ये आरबीसी और ये प्लाज्मा, ये पूरा का पूरा ब्लड वेसल है. इधर बना देते हैं टिश्यू, ये टिश्यू हो गया. तो जब when the blood passes through the tissues or organ, the blood टिश्यू या ऑर्गन से पास करेगा तो टिश्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा और रिलीज करेगा CO2. तो ये CO2 रिलीज किया. CO2 पहले आएगा प्लाज्मा में, ये डिफ्यूज करेगा प्लाज्मा में और फिर प्लाज्मा से मूव कर जाएगा आरबीसी के अंदर और आरबीसी में it will combine with water to form carbonic acid. In the presence of an enzyme carbonic anhydrase H2CO3. तो कार्बोनिक एसिड बना. ये एक एंजाइम है जो आपके किताब में आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस. एक्चुअली आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर या आरबीसी का मेम्ब्रेन का एक खासियत बता दें कि द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज परमेबल टू एनायंस. ये जो आरबीसी का मेम्ब्रेन है इससे एनायंस तो आ सकता है या जा सकता है, बट इट इज कंप्लीटली इम्परमेबल टू कैटायंस. ये कैटायंस के लिए परमेबल नहीं है. आरबीसी का मेम्ब्रेन से एनायंस तो पास कर सकता है लेकिन कैटायंस उसे पास नहीं कर सकता. तो जब ब्लड पास कर रहा होता है टिश्यू से, ऑक्सीजन रिलीज करता है टिश्यू को और बदले में टिश्यू रिलीज करता है CO2. CO2 डिफ्यूज करेगा प्लाज्मा में, यहाँ पे कुछ कार्बोनिक एसिड बनाएगा वाटर से डिसॉल्व होके, लेकिन मेजर अमाउंट ऑफ CO2 इंटर्स इनटू द आरबीसी. कुछ तो यहाँ डिसॉल्व हो गया, कार्बोनिक एसिड बनाया, लेकिन ज्यादा अमाउंट डिफ्यूज करता है किसमें, आरबीसी. अब आरबीसी में क्यों डिफ्यूज करता है, बिकॉज आरबीसी के अंदर एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस. Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase is the enzyme present within the RBC. और इसीलिए CO2 ज्यादा मात्रा में इसके अंदर आता है. कंबाइन कर गया वाटर से टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड देन इट इमीडिएटली ब्रेक्स. और ये इतना आसानी से टूटता भी है और टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. इट विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन. और यहाँ पे प्लाज्मा है, प्लाज्मा में सोडियम और पोटेशियम भी है. सोडियम एंड पोटेशियम ये कैटायंस हैं. अभी कहा कैटायंस कैन नॉट इंटर इनटू द आरबीसी,
ये आरबीसी में नहीं जाएगा। तो होता क्या है, ये जो एनायंस है, दिस वन बाइकार्बोनेट, ये डिफ्यूज करेगा प्लाज्मा में, आरबीसी के मेम्ब्रेन से बाहर आएगा, एंड इट विल कंबाइंड विद द सोडियम as well as potassium ions to form the respective bicarbonates. सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना दे, और इसी अवस्था में 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होगा। अब टू मेंटेन द आयनिक इक्विलिब्रियम, यहां से प्लाज्मा से क्लोराइड आयन विल शिफ्ट और इंटर इनटू द आरबीसी। तो बाइकार्बोनेट आया आरबीसी से प्लाज्मा में, कंबाइन कर गया सोडियम और पोटेशियम आयन से, सोडियम और पोटेशियम आयन से कंबाइन किया टू फॉर्म सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, एंड टू मेंटेन द आयनिक इक्विलिब्रियम क्लोराइड्स आयन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इंटर इनटू द आरबीसी। वो किस में इंटर कर गया? आरबीसी। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर शिफ्ट। हैम्बर्गर ने इसको स्टडी किया था, इसलिए इसको हैम्बर्गर शिफ्ट कहते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्लोराइड को आरबीसी, प्लाज्मा से क्लोराइड को आरबीसी में अंदर जाने की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन बाहर आए और वो कंबाइन करके सोडियम पोटेशियम से बना दिया सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो अब हम लोग कह सकते हैं the rate of chloride shift is indicating the rate of transportation of CO2 through the plasma in the form of sodium and potassium bicarbonates. ये जो क्लोराइड शिफ्ट का रेट है, रेट ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, ये बताता है कि कितना CO2 प्लाज्मा के थ्रू पास कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। मामला सीधा है कि जितना टिश्यू काम करेगा उतना ज्यादा CO2 रिलीज होगा, जितना ज्यादा CO2 रिलीज होगा उतना ही ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, जितना कार्बोनिक एसिड बनेगा उसी रेशियो में हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होगा। अब बाइकार्बोनेट ये एनायन है तो डिफ्यूज कर जाएगा प्लाज्मा में, और यहाँ पे जो कैटायन है सोडियम और पोटेशियम वो तो अंदर नहीं जा सकता है, तो इसे यहाँ कंबाइन कर लेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और इसी प्लाज्मा में मौजूद जो एनायन है क्लोराइड आयन वो आसानी से मूव करेगा आरबीसी में टू मेंटेन द आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जितना ज्यादा सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा उतना ही ज्यादा क्लोराइड शिफ्ट होगा। Rate of chloride shift indicates the rate of transportation of CO2 in the form of sodium and potassium bicarbonate. और दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि it is indicating the metabolic rate. ये metabolic rate को भी indicate कर रहा है। metabolic rate जितना ज्यादा होगा CO2 उतना ज्यादा रिलीज होगा, जितना CO2 रिलीज होगा उतना ही बाइकार्बोनेट बनेगा, जितना बाइकार्बोनेट बनेगा उतना ही ज्यादा क्लोराइड आरबीसी के अंदर जाएगा। तो इसलिए रेट ऑफ क्लोराइड शिफ्ट इज आल्सो इंडिकेटिंग द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को भी इंडिकेट करता है। और ये दो चीज जो अभी आज डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में इनसे क्वेश्चन रहेगा, घुमा फिरा के रहता है लेकिन रहता है। देखिए कल फोन किया हमको आबिद, जिसका जो क्वालिफाई किया तो वो NMCH में कल एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद हमको फोन किया रात में, बहुत खुश था। तो बोला कि सर बहुत सारा चीज आप पढ़ाते थे तो हमको अंदर से लगता था कि क्या पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे, इसकी जरूरत क्या है। बोला कि हम बोले जैसे मान लो एग्जाम्पल बताओ क्या तुमको लगा, कल की बात, कल रात में, वो कल आएगा भी 12 बजे आएगा भी, मिलवा देंगे आपको रजिस्टर। तो हम बोले बताओ कि जैसे कोई, तो बोला कि सर जैसे आई लेयर पढ़ा रहे थे आप, रेटिना का लेयर पढ़ा रहे,
तो हमको लगा कि रेटिना का लेयर का है, क्यों पढ़ा रहे हैं, कहीं तो है नहीं। तो फिर हम सोचे कि अच्छा पढ़ा रहे हैं सर तो कुछ सोच के पढ़ा रहे होंगे, तो हम पढ़ लें। अब बोला कि जब वहाँ नीट में गए सर, क्वेश्चन सब देखे, तो सर आपको बार बार दुआ दे रहे थे सर कि आप अगर नहीं पढ़ाए होते सर तो कितना क्वेश्चन गलत होता। तो बहुत इमोशनल था, बहुत बोल रहा था कल आएगा। बोला हम आएंगे मिलने। हम बोले कि आइए, कल आइए, आपके 12 बजे के लगभग आएगा, मिलवा देंगे। तो वही बोल रहा था कि ज्यादातर लड़के को सर यही होता है कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। अब पढ़ लेता है तो उसके बाद ध्यान नहीं रखता है। लेकिन बोला कि हमको सर क्लास में होता था प्रॉब्लम, हमको लगता था कि आप क्या क्या कितना बता रहे हैं सर, कि आएगा नहीं आएगा। लेकिन आप पर पूरा फेथ रख के सर, ये सोच के कि सर बता रहे हैं तो जरूर कुछ सोच के बता रहे हैं, हमको पढ़ लें। अब बोला हम रिवाइज करके भी गए और सब मेरा क्वेश्चन सही तो हुआ भी। बहुत खुश था। एनएमसीएच में मिल गया तो अच्छा है, पटना में है, पटना घर है, पटना में मिल गया एनएमसीएच, अच्छा कॉलेज। इसलिए कहा कि बहुत सारा चीज जो बोलते हैं, फर्क यही है कि जो स्टूडेंट उसको 100% उसको फॉलो करता है या कोशिश करता है फॉलो करे, वो निकल जाता है। कुछ लोग एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, कहीं बोलते रहते हैं तो वो रह जाता है, उसमें हम क्या। अब जो निकल जाता है, इसलिए हमने कहा कि जो क्वालिफाई करता है उससे मेरा रिश्ता परमानेंट है। अब वो परमानेंट रिश्ता हो गया। उसकी बहन को, उसकी उसकी फुआ को पढ़ाए थे आज से 30 साल तक। 30 साल पहले उसकी फुआ पढ़ी थी, बहुत बड़ी डॉक्टर है, और आज ये 30 साल के बाद इसको पढ़ाए। तो नॉलेज कभी भी कुछ ये नहीं होता, और हम ऑलवेज अपडेटेड रहते हैं, इसलिए कि कहीं आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो क्लोराइड शिफ्ट है और दूसरा O2 डिसोसिएशन कर, इससे क्वेश्चन रहे, इसको देखिएगा, फिर आप उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा और इस पर क्वेश्चन भी बनाइएगा, फिर देखेंगे। अभी इसमें बाकी है, अभी इसमें बोर्स और हार्डेंस इफेक्ट देखेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन और CO2 ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड दो फेनोमेना, बोर्स और हार्डेंस इफेक्ट, इस पर बात करेंगे। और फिर हम लोग एबनॉर्मेलिटीज देखेंगे, अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।